हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 मेंबर्स ऑफ ए कंपनी की क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं। इसके आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना है ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिले। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन। आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करनी है कि जब एक मेंबर इज नॉट ए शेयर होल्डर, जो कंपनी का मेंबर है वो शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का, एंड जो शेयर होल्डर है वाइस वर्सा आगे दिया हुआ है, उसका मतलब होता है जो शेयर होल्डर है वो मेंबर नहीं है। इन जनरली यहाँ पे आंसर लिखने के टाइम पे हम लिखेंगे कि भाई इन जनरली जो अगर कोई भी बंदा किसी कंपनी का शेयर परचेस करता है, कॉमन लैंग्वेज में कॉमन और इजीएस्ट तरीका है, अगर किसी कंपनी का हमें मेंबर बनना है तो भाई उस कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो एंड उस कंपनी के मेंबर बन जाओ। यहाँ पर जो टर्म है मेंबर एंड शेयर होल्डर, इस केस में मेंबर एंड शेयर होल्डर उसे हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए हम उसे उस वर्ड को यूज करते हैं, रिप्लेस कर यूज करते हैं। मतलब मेंबर कैन बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड एज अ मेंबर। ये प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इस टर्म को इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो मेंबर है हो सकता है कि वो शेयर होल्डर ना हो कंपनी का, या फिर जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो मेंबर ना हो। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मेंबर विदाउट बीइंग अ शेयर होल्डर। बिना शेयर होल्डर के मेंबर कैसे बनाया जा सकता है, किसी कंपनी की का मेंबर कोई बंदा कैसे बन सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से में जो मेंशन्ड है, अगर किसी का नाम साइन किया है तो दे बिकम द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी बट आर नॉट शेयर होल्डर्स टिल शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। लेकिन वो शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं कंपनी के जब तक उन्हें शेयर अलॉट नहीं किए जाते हैं। टिल द कंपनी जब तक उनको शेयर अलॉट नहीं करती है तब तक वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं होते, लेकिन वो मेंबर कहलाते हैं बिकॉज दे हैव साइन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट। कुछ कंपनीज है जो लिमिटेड, दे आर लिमिटेड बाय द गारंटी अमाउंट। इसका मतलब है कि इस टाइप की जो कंपनी है डज नॉट हैव एनी शेयर कैपिटल, इनका कोई शेयर कैपिटल नहीं होता है, देयरफॉर इट हैज ओनली मेंबर्स, खाली इनके मेंबर्स ही होते हैं, नो शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कैसे होंगे, कौन परचेस करेगा जब शेयर कैपिटल है ही नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट वाली कंपनी जो है उसके कोई शेयर होल्डर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि उनका कोई शेयर कैपिटल ही नहीं होता है। तो इस केस में जो ओनली जो बंदा है वो मेंबर बनता है कंपनी का, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अमाउंट का, वो शेयर होल्डर नहीं होता है। देन थर्ड, मेंबर्स बाय एक्विसेंस मतलब एस्टोपल। अगर कोई बंदा है गलती से अगर नाम रजिस्टर हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन अपनी करता है कि भाई मैं उस कंपनी का जो है मेंबर हूँ, इफ एनी पर्सन मिस रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ मेंबर, अपने आप को एज अ मेंबर रिप्रेजेंट करता है तो शैल बी स्टॉप्ड फ्रॉम रिफ्यूटिंग हिज पोजिशन सबसिक्वेंटली। तो उसको एंड इज लायबल एज अ मेंबर इवन दो ही इज नॉट अ शेयर होल्डर, वो अगर शेयर होल्डर नहीं है तो भी वो मेंबर कहलाता है उस कंपनी का। मतलब अगर उसका नाम नोइंगली अगर किसी बंदे ने किसी मेंबर का नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में लिख दिया है, पर्सन हु नोइंगली परमिट्स एंटरिंग हिज नेम, अपनी परमिशन देता है कि भी आप मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर लो, तो वो बिना शेयर होल्डर बने, बिना कोई कंपनी के शेयर परचेस किए बिना ही वो उस कंपनी का मेंबर बन जाता है, मेंबर कहलाता है। नाउ फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, जो ट्रांसफरर होता है मतलब जो सेलर होता है जिसने सेल किया है शेयर्स कंटिन्यूज टू बी मेंबर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी का मेंबर तब तक कहलाता है टिल हिज नेम इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, जब तक उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाला नहीं जाता है, रिमूव नहीं किया जाता है, टिल दैट पीरियड दैट पर्सन इज नोन एज द मेंबर ऑफ द कंपनी। कौन, सेलर की बात करें यहाँ पे। जब तक हम ट्रांसफर के नाम को रिप्लेस नहीं करते हैं मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, तब तक जो पहले वाला पुराना बंदा है जिसने सेल कर दिया है शेयर्स वो ही मेंबर कहलाता है कंपनी का।
ऑन डेथ ऑफ ए मेंबर बाय सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो मेंबर की डेथ के बाद या फिर उसने ट्रांसमिट कर दिए है बिकॉज ऑफ द इंसेंट, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो गए हैं तो उसके ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोला जाता है। तो शेयर्स ऑफ डिजीज्ड मेंबर, डिजीज मतलब जिसकी डेथ हो गई, आर हेल्ड बाय हिज लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव उसे हेल्ड करता है, लीगल है और रिप्रेजेंटेटिव उसे उन शेयर्स को हेल्ड करता है। एंड द डिजीज्ड पर्सन सीजेस टू बी द शेयर होल्डर, जो डिजीज पर्सन है उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो सीज कर ली जाती है बट कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर, लेकिन वो मेंबर जरूर कहलाता है, उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो सीज कर ली जाती है कंपनी के द्वारा, लेकिन फिर भी वो मेंबर कहलाता है जब तक वो ट्रांसमिशन इफेक्टिवली होता नहीं है, मतलब वो ट्रांसफर नहीं किए, यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं करेंगे हम, बाय सक्सेशन उसका जो लीगल हेयर को रिसीव नहीं होता है, रिप्रेजेंटेटिव को जब तक रिसीव नहीं होता है मेंबरशिप तब तक वो ही मेंबर कहलाता है। एंड ट्रांसमिशन क्या है, तो ट्रांसमिशन जो है उसका मतलब है कि इज द प्रोसेस वेयर इन द शेयर्स ऑफ डिजीज, जो शेयर्स है डिजीज पर्सन के रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर उसके जो शेयर्स है वो रजिस्टर्ड किए नहीं जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर, तब तक तो वो क्या है, जो पहला वाला बंदा है वही मेंबर कहलाता है, लेकिन ट्रांसमिशन के बाद में मतलब प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाता है, रजिस्टर कर लिए जाते हैं जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे, और तो उसे ट्रांसमिशन, इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ट्रांसमिशन के बाद में ही नया जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर कहलाता है। उस दौरान उस पीरियड तक जो पुराना है वही बंदा मेंबर बना रहता है। देन 6th वन, ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ ए मेंबर, मेंबर के इंसॉल्वेंसी के दौरान अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो शेयर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर, जो इंसॉल्वेंट मेंबर का शेयर्स है, आर हेल्ड बाय द कोर्ट, उसे कौन हेल्ड करता है, तो इट इज हेल्ड बाय द कोर्ट अपॉइंटेड ऑफिशियल रिसीवर, जो ऑफिशियल रिसीवर है उसका, जो बंदे को रिसीव होना चाहिए, जिसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई सो एंड सो शेयर्स है, वो इस बंदे को रिसीव हो गए, या असाइनी मतलब ऑफिशियल रिसीवर मतलब जो असाइनी जिसे रिसीव होने वाले हैं। सो द इंसॉल्वेंट पर्सन कंटिन्यूज टू बी मेंबर, तो जो इंसॉल्वेंट बंदा होता है वो मेंबर रहता है टिल, बट ही इज नॉट अ शेयर होल्डर, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं रहता है बाद में, कंपनी का वो शेयर होल्डर नहीं रहता है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को, जो 6 सिचुएशन है और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एलिजिबिलिटी वाली में मतलब कौन एलिजिबल है मेंबरशिप पाने के लिए, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी कैन बी एक्सप्लेन विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन एज एक्सप्लेन बिलो। कौन कौन सा बंदा जो है वो कंपनी का मेंबरशिप ले सकता है, एलिजिबल है, उसके बारे में। सबसे पहले इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। तो इंडिविजुअल्स में माइनर पर्सन, जो माइनर पर्सन है वो नहीं बन सकता है, और माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ, अपने आप से वो किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। और गार्जियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेज ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, मतलब माइनर के बिहाफ में अगर किसी बंदे ने, गार्जियन ने अगर शेयर परचेज किए हैं तो वो कर सकता है बिहाफ में माइनर के, लेकिन डायरेक्टली माइनर बंदा है वो जो है कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ओनली अ मेजर पर्सन कैन बिकम, एंड मेजर आप लोगों को पता है मैच्योर से 18 प्लस होने चाहिए, 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। देन सेकेंड वन इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट बंदा जो है वो भी कंपनी का मेंबर नहीं बनता है, सिंस द बेनिफिशियल राइट्स ऑफ शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय, जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है, जो असाइनी है, उसके पास में राइट्स होते हैं, शेयर होल्डिंग वाले राइट्स। तो जो इंसॉल्वेंट पर्सन है स्टॉप्स बीइंग द मेंबर, तो वो उसके बाद में कोर्ट ने अगर बाय द लॉ अगर ऑफिशियल रिसीवर को रिसीव हो गए हैं, एक बार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के जो मेंबर ऑफ रजिस्टर से नाम निकल गया, तो उसके बाद में वो बंदा जो इंसॉल्वेंट बंदा है वो कंपनी का मेंबरशिप नहीं ले सकता। देन इंसेन और लुनाटिक, तो मतलब यहाँ पे इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो इंसेन पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव नहीं कर सकता, इनएलिजिबल होता है, वो मेंबरशिप पाने के लिए कंपनी की उसको मेंबरशिप रिसीव नहीं होती है। देन फॉरेनर, अगर कोई फॉरेनर है तो सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर फॉरेनर को कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव करना है तो रिसीव कर सकता है। फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी मेंबर ऑफ एन
एन इंडियन कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पैमा में दिया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज जो 1999 के तहत जो एक्ट बना था, तो उसमें दिया हुआ है, फेमा के अंडर में दिया हुआ है कि भी जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके अंडर में ही कोई फॉरेनर जो है कंपनी का मेंबर बन सकता है। नाउ सेकंड जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ऑर्गेनाइजेशन तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? तो सबसे पहले कंपनी। अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, कंपनी कौन है? लीगल पर्सन है, इसको सेपरेट एंटिटी है इसकी। कैन बी अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, वो दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकती है इन इट्स ओन नेम, अपने खुद के नाम पर। एंड इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय। हाँ, लेकिन ये मेंबर कब बन सकती है? तो ये मेंबर तभी बन सकती है जब उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, उसे अथॉरिटी रिसीव होती है कि भाई हाँ आप दूसरे कंपनी के शेयर होल्डिंग जो है आप दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकते हो तभी। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर। और एक और बात याद रखना है कि कंपनी कभी भी अपने खुद के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अदर कंपनीज कैन डू, और कंपनी चाहे दूसरे कंपनी का शेयर्स ले सकते हैं लेकिन अपने खुद के कंपनी के नहीं बन सकती। देन यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बीइंग अ रजिस्टर्ड एंटिटी, रजिस्टर्ड एंटिटी होने के वजह से कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी रजिस्टर्ड एंटिटी, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी मेंबर बन सकते हैं कंपनी के। देन नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप जो होती है, सिंस इट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन है ये, इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी बाय द लॉ। ये भी जो है जॉइंट यहाँ पे ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी है वो भी मेंबर कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF भी कंपनी के मेंबर बन सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF इन शॉर्ट वी से, द एक्ट डज नॉट प्रोहिबिट मेंबरशिप ऑफ HUF। कहाँ पर भी एक्ट में, कंपनी लॉ में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई HUF नहीं बन सकता है, कहीं पे भी रुकावट नहीं है। दे कैन बिकम, बट शेयर्स कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन द नेम ऑफ इट्स कर्ता। लेकिन जो शेयर्स है कंपनी के वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड होंगे? तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, कर्ता धर्ता है, उसी के नाम पर होंगे। देन नेक्स्ट वन इज पार्टनरशिप फर्म। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो मेंबर, द फर्म कैन नॉट बी मेंबर ऑफ कंपनी, फर्म नहीं बन सकती है लेकिन जो पार्टनर्स है वो बन सकते हैं मेंबर। तो द फर्म कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द कंपनी क्योंकि इनकी लीगल एंटिटी नहीं होती है सेपरेट, एज इट इज नॉट अ रजिस्टर्ड एंटिटी, क्योंकि रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, अदर स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है महाराष्ट्र में, बट फर्म कैन बी हेल्ड होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी, लेकिन फर्म चाहे तो कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है इन द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के इंडिविजुअल नाम पर वो परचेस कर हेल्ड कर सकते हैं। देन द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रस्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रस्ट एनजीओज है कैन बिकम शेयर होल्डर इन कंपनी इन इट्स ओन नेम, खुद के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर कोई भी ट्रस्ट जो है एनजीओज है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। दे कैन बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू एक्वायर मेंबरशिप ऑफ कंपनी ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से मेथड से, कौन कौन से तरीके से जो है कंपनी की मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है, रिसीव की जा सकती है। तो द डिफरेंट वेज टू एक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, सबसे पहले कि आप है ना मेमोरेंडम ऑफ जो एसोसिएशन है उसको सब्सक्राइब कर लो। तो बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, तो द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी आर इट्स मेंबर्स, वो मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर नेमली 7 जो पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ कंपनी को? तो 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, एंड प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर्स होते हैं। एंड इन 1 पर्सन कंपनी, जो एक सिंगल पर्सन वाली बंदे वाली जो कंपनी होती है उसमें एक बंदा, तो इट इज अंडरस्टूड क्वेश्चन के हिसाब से कि भाई 1 पर्सन, इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, वो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं कंपनी के जो सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम को। तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर भी जो है बंदा है वो मेंबरशिप पा सकता है कंपनी के। देन सेकंड, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक बार कंपनी में किसी ने अप्लाई किया कि भाई आपके कंपनी के हमें जो है वो शेयर्स खरीदने हैं,
तो एप्लीकेशन देने के बाद में अगर शेयर्स अलॉट हो गए तो उसके बाद में बंदा जो है कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो एनी पर्सन हु विशेस टू बाय कंपनी शेयर्स, कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द सेम एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, एक बार कंपनी ने उनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली कंपनी की, तो द पर्सन इज अलॉटेड द शेयर्स, तो उस पर्सन को जो शेयर्स है वो अलॉट हो जाते हैं एंड बिकम शेयर होल्डर, एंड वो शेयर होल्डर बन जाता है एंड देयर बाय इट्स मेंबर ऑन एंटरिंग हिज और हर नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो वो अपना नाम जो है मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में एंटर कर सकता है। देन द थर्ड वन इज बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स की होल्डिंग करने पर, मतलब शेयर्स को होल्ड करने पर, तो एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम, कोई भी बंदा जिसके जो शेयर्स है उसके नाम पर होते हैं, वो बेनिफिशियल ओनर होता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी इज मेंबर ऑफ कंपनी, तो वो एनी पर्सन हु हैज शेयर्स इन हिज नेम, उसके नाम पर जो शेयर्स होते हैं जिसके नाम पर, वो बेनिफिशियल ओनर कहलाता है। वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो रखे जाते हैं शेयर्स डिपॉजिटरीज में, तो वो बंदा जो है वो कंपनी का मेंबर हो जाता है, कहलाता है। यहाँ पर जो टर्म बेनिफिशियल ओनर है वो उस बंदे के लिए यूज किया जाता है जो परचेस करता है कंपनी के शेयर्स, एंड परचेस करने के बाद डिपॉजिटरीज में उसके शेयर्स जो है वो सेफली पड़े रहते हैं, जैसे सेविंग किया हुआ पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे रहता है, सेम वे। नाउ बाय ट्रांसफर, तो एनी पर्सन हु बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कोई भी बंदा जो उस कंपनी का शेयर्स परचेस करता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग मेंबर, एक किसी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी मेंबर था कंपनी का, उससे जो परचेस कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली बिकम्स इट्स रजिस्टर्ड मेंबर, वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर बन जाता है आफ्टर जब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उसकी ट्रांसफर रिसिप्ट, ट्रांसफर जो रिक्वेस्ट होती है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट साइन करना पड़ता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट कंपनी को भेजता है, और एक बार कंपनी ने ट्रांसफर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो जो नया बंदा है जिसने परचेस किया है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, तो बाय ट्रांसफर। देन फिफ्थ वन बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या था, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यहाँ पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कोर्ट ने ऑर्डर के बाद में डेथ इवेंट हो गया या इंसॉल्वेंसी हो गया, इंसैनिटी का केस हो गया, तो वो उस केस में जो शेयर्स एक बंदे से दूसरे बंदे के पास आते हैं तो उसे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ये हेड होता है इन केस ऑफ डेथ हो गया, या ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ इंसैनिटी पर्सन के केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हेल्ड करता है, मतलब जिसके हाथ में उसकी भाग दौड़ होती है, तो इंसैनिटी के केस में तो वो कंसर्न पर्सन मेंबर है, वो पर्सन जो नया पर्सन है जिसने इंसैनिटी वाले केस में रिप्लेस करवाया अपना नाम, वो बन जाता है member of the company. Then sixth one, nominee of one company. Now one company person, one person company वाले का nominee जो है, तो in case of OPC मतलब one person company, the name of nominee का नाम लिखवाया जाता है। भाई अगर कंपनी का जो है मेंबर है, हेड है, उसकी अगर डेथ हो गई तो भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे है ना ओपनली शेयर्स नहीं सेल किए जाते। यहाँ पे वन पर्सन वाली कंपनी है तो वन पर्सन के नाम पे ही सारे शेयर्स होते हैं, तो वो सोल ओनर होता है कंपनी का। तो जो उसका नॉमिनी होता है आफ्टर द डेथ या इंसैनिटी का केस हो गया या तो उस केस में वो सोल ओनर बन जाता है जो नॉमिनी होता है इन द इवेंट ऑफ डेथ। नाउ सेवेंथ बाय एक्विसेंस मतलब यहाँ पे एस्टॉपेल के हिसाब से कि इफ अ पर्सन इज रॉन्गली, अगर किसी बंदे का पर्सन का रॉन्गली एंटर कर दिया जाता है नाम इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर के रजिस्टर में, और होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ मेंबर, और वो अपने आप को भाई कंपनी का मेंबर बताता है नोइंग, या फिर कोई बंदा जानबूझकर अलाउ करता है अपना नाम ऐड करने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर में विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी को इन्फॉर्म किए बिना अपना नाम ऐड कर देता है अबाउट द मिस्टेक के बारे में कंपनी को नहीं बताता या उसको रेक्टिफाई नहीं करता है, तो इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज मेंबरशिप, तो वो मना कर देता है कि भाई मैं मतलब वो ये बोलने के लिए से नहीं रुकता है कि मैं भाई कंपनी का मेंबर नहीं हूँ वो, तो यहाँ पर वो जो बंदा है देन इज लायबल एज अ मेंबर, मतलब गलती से भी अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम चला गया और बंदा बोलता है कि नहीं मैं तो मेंबर हूँ, वो डिनाई नहीं करता है मेंबरशिप को लेकर, तो उस केस में भाई जो पर्सन है वो पर्सन है
इज लायबल एज अ मेंबर, तो वो मेंबर ही कहलाता है कंपनी का, लाइक इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी, कंपनी को वाइंड अप करने के समय पर। एंड इट इज देयरफॉर कॉल्ड मेंबरशिप बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल, तो इसको हम बोलते हैं कि मेंबरशिप जो रिसीव हुई वो बाय प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल रिसीव हुई है। आई होप कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ मेंबरशिप ऑफ कंपनी टर्मिनेट्स, मेंबरशिप कंपनी की मेंबरशिप कैसे टर्मिनेट होती है, कैसे मतलब कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेसेशन और टर्मिनेशन ऑफ, सेसेशन भी बोला जाता है, सेसेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप। तो अ पर्सन सीजेस टू बी मेंबर ऑफ कंपनी, कोई भी बंदा है वो कंपनी का मेंबर तब बनता है व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, कोई भी इनमें से कोई भी एक केस, जैसे ट्रांसफर हो गया शेयर्स किसी दूसरे के नाम पे, किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो अपने शेयर्स बेच दिए सेकंड पर्सन को, तो बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स उसकी मेंबरशिप जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की खत्म हो जाती है। इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, देन सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर इन द बायबैक ऑफर, जब कंपनी बायबैक ऑफर प्रोवाइड करती है तो उस समय पर जो मेंबर है वो सेल कर देता है अपने शेयर्स को, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, मतलब कंपनी फिर से अपने परचेस कर लेती है शेयर्स। रीड 4 फीचर ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, कंपनी ने अगर शेयर्स फोरफीचर कर दिया मतलब कंपनी ने मेंबरशिप कैंसिल कर दी, कोई भी रीजन हो सकता है, पेमेंट नहीं किया है कंपनी को एंड ऑल, तो उस केस में जो मेंबरशिप है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। सरेंडर ऑफ शेयर्स टू द कंपनी बाय मेंबर, मेंबर अगर सरेंडर कर देता है अपना शेयर्स कंपनी को। देन एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो इस केस में भी जो है कंपनी जो है मेंबरशिप कंपनी में से मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है यहाँ पर लीन ऑन शेयर्स, मतलब कंपनी ट्रांसफर नहीं करती है जब शेयर्स ऑफ मेंबर टिल ही पेज हिज डेप्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी डेप्ट है वो जब तक पूरा नहीं भरता है मेंबर तो कंपनी ट्रांसफर नहीं करती है, तो इट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइजिंग ऑफ लीन ओवर द शेयर्स ऑफ द मेंबर बाय द कंपनी। एंड 7, द पर्सन हु होल्ड्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बंदा जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड करता है, मतलब रिडीम हो गए उसके शेयर, सीजेस टू बी मेंबर व्हेन द कंपनी रिडीम्स द these shares। Then 8th person resents मतलब refutes the contract of membership on the ground that he or she was cheated, कि उसको भाई कोई चीटिंग उसके साथ कोई चीटिंग की गई है, frauded by the misrepresentation of information given by the company in the prospectus, कि कंपनी ने भाई है ना गलत इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की थी तो वो उसके साथ चीटिंग हुई है, तो उस केस में जो है वो उसकी मेंबरशिप जो है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है। देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी का वाइंड अप होने के समय पर तो ऑब्वियसली कंपनी जी जब बंद होगी तो मेंबर किस कंपनी के रहोगे, तो इट इज अंडरस्टूड। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, कंपनी के मेंबर के राइट्स क्या है, उसके हक क्या क्या कौन कौन से हक है। तो बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंपनी, जो मेंबर होता है वो कंपनी का हार्ट होता है, कोर पार्ट हुआ, एंजॉय सर्टेन राइट्स, तो उसको कुछ राइट्स मिलते हैं। तो राइट्स ऑफ मेंबर्स क्या उसके राइट्स है, तो सबसे पहला राइट ऑफ एक्सेसिंग बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स जो कंपनी के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सेस करने का, उसे खंगालने का राइट है उनके पास, वो देख सकते हैं, वो ऑडिट किए हुए बुक्स हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो, मेमोरेंडम हो, वो सब उनकी कॉपी उनको रिसीव होनी चाहिए। तो अ मेंबर कैन गेट द कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स का जो रिपोर्ट है वो, देन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने का हक है उन्हें। ऑल्सो मेंबर कैन इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर को चाहे तो वो रजिस्टर जो है मेंबर्स का वो भी इंस्पेक्ट कर सकता है, डिबेंचर होल्डर्स का, देन चार्जेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, मिनट्स बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग, सारे के सारे जनरल मीटिंग्स के मिनट बुक्स, देन प्रॉक्सीज लॉज्ड फॉर जनरल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग्स में क्या होता है कि जब कोई प्रॉक्सीज लॉज, मतलब जब जैसे आपके क्लास में कैसे टीचर नहीं आती है तो दूसरी टीचर उनकी जगह पे आती है, तो सेम में अगर जब वोटिंग देने के लिए जनरल मीटिंग में जब कई बार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर नहीं पहुंच पाता है तो अपने बिहाफ पे किसी बंदे को भेजता है, तो प्रॉक्सीज बोलते हैं हम उसको। एंड ऑल रिटर्न्स फाइल्ड बाय द कंपनी, कंपनी जितने भी रिटर्न्स फाइल करती है वो सारे के सारे कॉपीज जो है वो रिसीव करने का हक है। देन सेकेंड वन इज राइट टू मेक फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन, फंडामेंटल कॉर्पोरेट यहाँ पे बेसिक जो बेसिक डिसीजंस है वो लेने का हक जो है वो मेंबर को होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बोलेंगे मेंबर्स होल्ड एक्सक्लूसिव पावर्स, मेंबर्स के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो जो है डिसाइड कर सकता है मीटिंग्स मेंबर्स के ऑन मैटर्स लाइक चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने को लेकर डिसीजन हुआ, या इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल, कंपनी को अगर अपना ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करना है, या चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, एम क्या है कंपनी का, वो अगर चेंज करने हैं, या कोई अमेंडमेंट करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, देन एक्विजिशंस एक्वायर करना है, मर्जर कंपनी को कोई दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है, या मर्जर किसी में करना है अपनी कंपनी का, या टेक ओवर करना है कोई कंपनी को, तो बाय द तो यहाँ पर उस केस यहाँ पे ये डिसीजंस जो है वो मेंबर्स ले सकते हैं। देन अपॉइंटिंग सोल सेलिंग एजेंट, सोल सेलिंग एजेंट्स को अपॉइंट करने का काम एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। देन थर्ड वन यहाँ पे राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का हक होता है। तो मेंबर्स हैव अ राइट टू रिसीव द नोटिस, रिसीव करने का हक है उन्हें। एजेंडा ऑफ द ऑल जनरल मीटिंग, सारे के सारे जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या है, वो मतलब एजेंडा मतलब टॉपिक्स क्या डिस्कस होने वाले हैं। देन अटेंड देम इन पर्सन, पर्सनली वो चाहिए तो मीटिंग अटेंड कर सकता है, या फिर अपने अपॉइंटमेंट और अपॉइंट प्रॉक्सीज अपनी जगह पे किसी दूसरे पर्सन को बिहाफ में भेज सकता है। देन स्पीक एंड वोट एट मीटिंग, मीटिंग में बात करना, वोटिंग करना, ये उसके राइट्स है। देन डिमांड एंड वोट एट पोल, डिमांड कर और वो बाय पोलिंग वो वोट कर सकता है। देन डिमांड टू कॉल एक्स्ट्रा जनरल ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए भी वो डिमांड कर सकता है। Then fourth, right to appoint and remove a director. Members have a right to appoint and remove directors. Members को ये हक होता है कि वो directors को appoint कर सकते हैं, remove कर सकते हैं। Then right with respect to company's accounts and its audit. ये already हम discuss कर भी चुके थे कि भाई जो member है वो उसे हक होता है, वो approve करता है annual जो accounts है at the general meeting में, and appoint करता है directors को, फिर decide करता है उनकी salary वगैरह, and also have the right to remove the auditors, और auditors को remove करने का right भी होता है। Then 6, right to participate in profits of the company, कंपनी के profits में participate करने का हक। तो member invest मनी इन कंपनी, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है विद द होप ऑफ गेटिंग रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न पाने के लिए। देन देयरफॉर मेंबर हैज अ राइट टू अप्रूव डिविडेंड, मेंबर को डिविडेंड अप्रूव करने का राइट है, हक है, एंड गेट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, और 30 दिन के अंदर, एक बार डिक्लेयर हो गया उसका डिविडेंड तो 30 दिन के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 30 दिन के अंदर उसको उसका जो डिविडेंड है वो रिसीव करने का हक है। देन 7, शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं। दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करने का, देन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर वो किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है तो वो हक। देन टू गेट राइट्स इशू, राइट इशू का हक होता है। बोनस इशू, शेयर्स बोनस इशू जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, राइट इशू जो है पैसा खर्च करके मिलते हैं भाई। देन 8, राइट टू रिसीव सरप्लस एसेट्स, कोई भी सरप्लस एक्सेस एसेट्स है तो वो रिसीव करने का हक उसे होता है। तो इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मेंबर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर्स ऑफ सरप्लस एसेट्स ऑफ कंपनी, कंपनी की जो सरप्लस एसेट्स है, एक्सेस एसेट्स है, उसको रिसीव करने का हक होता है मेंबर को, इफ एनी आफ्टर द पेमेंट टू ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स, बाकी के जो भी लेनदार है उन सबको पेमेंट के बाद में अगर कोई एसेट्स बच गए तो उसको टेक ओवर करने का रिसीव करने का हक होता है मेंबर के पास। एंड राइट टू क्लास एक्शन सूट, मतलब अगर द एक्ट कॉन्पर्स, यहाँ पे ये जो एक्ट है राइट ऑफ क्लास एक्शन सूट टू मेंबर्स, ये किसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट कंपनी और उसके डायरेक्टर के अगेंस्ट जो है मेंबर्स जो है अगर फ्रॉडुलेंट वाला केस वगैरह, अनलॉफुल अगर एक्टिविटी वो ऑब्जर्व करते हैं, रॉन्गफुल एक्टिविटी या ओमिशन या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स अगर ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है, तो कोई भी 100 मेंबर्स जो है वो एक साथ आकर और दोज होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग राइट्स, या फिर जिसके पास 10% वोटिंग राइट्स होता है, वो बंदा अप्लाई कर सकता है टू द ट्राइब्यूनल फॉर रिड्रेसल। तो वो अपना जो है अपने फाइट करने के लिए, मतलब अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल तक पहुंच सकते हैं। एंड द मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी, कंपनी की एक्टिविटीज के लिए वो जो है इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं। ऑल्सो दे कैन फाइल अ पिटीशन टू वाइंड अप द कंपनी, वो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए भी वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो केस फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गए। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ इसकी जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर
चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके। जल्दी ही जो है चैप्टर नंबर 6 पर डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ कंपनी हम स्टडी करेंगे। 1 बाय 1 जहां तक होगा जल्दी से जल्दी आप लोगों को जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशंस में आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूंगी। आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर भी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।